डन, चले आगे। रिफ्लेक्टेंस, अब्सॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। जो एनर्जी क्यू आई उसमें से कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट अब्सॉर्ब हो गया, कुछ ट्रांसमिट हो गया, तो टोटल एनर्जी क्या होगी? रिफ्लेक्टेड एनर्जी प्लस अब्सॉर्ब्ड एनर्जी प्लस ट्रांसमिटेड एनर्जी। क्यू से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, आर अपॉन क्यू क्या हो गया? रिफ्लेक्टेंस। ए बाई क्यू क्या हो गया? अब्सॉर्प्टेंस। टी बाई क्यू क्या हो गया जी? ट्रांसमिटेंस। समझ आ गया जी? अब ये चीज किन किन दो चीजों पे डिपेंड करती है जी? रिफ्लेक्टेंस, अब्सॉर्प्टेंस एंड ट्रांसमिटेंस। बुक में लिखा हुआ है नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी, जिस पे ये गिर रही है, क्यू हीट जिस पे सरफेस पे गिर रही है उसकी नेचर पे डिपेंड करता है। सेकंड, वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब ये जो क्यू एनर्जी आ रही है, इंसिडेंट आ रही है, उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड, दो चीजों पे डिपेंड करता है ये सारी चीजें। नंबर वन, नेचर ऑफ द सरफेस, किस पे डिपेंड करता है जी? नेचर ऑफ द सरफेस ऑफ द बॉडी। नंबर टू, wavelength of incident light, wavelength of incident light। हाँ जी, डन है, कोई डाउट? चले आगे। बाकी इसमें लिखा हुआ जी, एक पैरा पूरा आप लिख सकते हैं मोनोक्रोमेटिक के बारे में लिखा हुआ। मोनोक्रोमेटिक का मतलब सिंगल वेवलेंथ के लिए, ठीक है जी। आर लैम्डा, ए लैम्डा, टी लैम्डा लगा रखा है उसने, मतलब एक गिवन वेवलेंथ के लिए अगर हम बात करें तो उसको बोलते हैं मोनोक्रोमेटिक रिफ्लेक्टेंस, मोनोक्रोमेटिक अब्सॉर्प्टेंस, मोनोक्रोमेटिक ट्रांसमिटेंस। स्पेशल केसेस पे आ जाओ जी। नंबर वन स्पेशल केस, अगर टी जीरो है, अगर क्या है जी? टी जीरो है तो आर प्लस ए क्या हो जाएगा? वन। तो ए क्या हो जाएगा? वन माइनस आर, या आर क्या हो जाएगा? वन माइनस ए। तो जो गुड रिफ्लेक्टर है वो बैड ऑब्जर्वर, और जो गुड ऑब्जर्वर है वो बैड रिफ्लेक्टर, याद रखना। आइडियल केस अगर ऐसा है, ए जीरो तो आर क्या हो जाएगा? वन। आर जीरो तो ए क्या हो जाएगा? मतलब ऐसी बॉडी जो सब कुछ ही ऑब्जॉर्व कर लेती है उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी, उसको बोलते हैं जी ब्लैक। ए वन का मतलब बॉडी क्या है जी? ब्लैक बॉडी, लिखा भी हो स्पेशल केस में पेज नंबर 11.36, ठीक है जी। ब्लैक बॉडी घर से करके आना है जी। अब्जॉर्प्टिव पावर पे आ जाओ जी। मोनोक्रोमेटिक अब्जॉर्प्टिव पावर लिखना, मोनोक्रोमेटिक अब्जॉर्प्टिव पावर। अगला टॉपिक है मोनोक्रोमेटिक अब्जॉर्प्टिव पावर। बस ये आधे घंटे का काम रह गया, खत्म है जी सारा चैप्टर। मोनोक्रोमेटिक ऑब्जॉर्प्टिव पावर, देखो जी, इट इज डिफाइंड एज एनर्जी अब्जॉर्ब्ड, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड रेशियो लिखना, रेशियो ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब, इट इज डिफाइंड एज
ratio of energy absorbed to the energy incident in the same time within the unit wavelength around the wavelength lambda within the same wavelength within the unit wavelength around the wavelength lambda. ए लैम्डा ही है जी, मोनोक्रोमेटिक अब्जॉर्प्टेंस को क्या बोलते हैं? ए लैम्डा. एनर्जी अब्सॉर्ब्ड अपॉन टोटल एनर्जी रेशो ही है अराउंड अ गिवन वेवलेंथ. मतलब एक यूनिट वेवलेंथ के अराउंड. यूनिट वेवलेंथ का मतलब क्या है? लैम्डा माइनस हाफ टू लैम्डा प्लस एक. गैप कितने का जी? लैम्डा के अराउंड 1. लैम्डा के अराउंड कितने का गैप है जी? 1. यूनिट वेवलेंथ. ये मोनोक्रोमेटिक था. नेक्स्ट लिखो जी अब्जॉर्प्टिव पावर, जो बुक में दिया हुआ टॉपिक. अब्जॉर्प्टिव पावर सेम डेफिनेशन है. यूनिट वेवलेंथ की जगह क्या आ जाता है? फॉर ऑल वेवलेंथ्स. बिल्कुल सेम डेफिनेशन ऊपर वाली. यूनिट वेवलेंथ की जगह क्या आ जाता है जी? फॉर ऑल वेवलेंथ. अब्जॉर्प्टिव पावर अब्जॉर्प्टिव पावर सेम डेफिनेशन लिख लो जी. फॉर ऑल वेवलेंथ. यूनिट वेवलेंथ की जगह क्या लिखना है जी? इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब्ड टू द एनर्जी इंसिडेंट इन द सेम टाइम फॉर ऑल वेवलेंथ. विद इन की जगह क्या कर देना जी? फॉर ऑल वेवलेंथ या विद इन ऑल वेवलेंथ. बस. डन है जी. कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट आ जाओ जी. एमिसिव पावर. पहले आएगा मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर. मोनोक्रोमेटिक एमिसिव पावर it is defined as energy emitted per unit area. It is defined as energy emitted per unit area per unit time. It is defined as energy emitted per unit area per unit time within the unit wavelength. Within the unit wavelength within the unit wavelength range around the wavelength lambda.
within the unit wavelength range around the wavelength level. कहाँ से लेंगे सारे? It is defined as energy emitted per unit area per unit time within the unit wavelength range around the wavelength lambda. कहाँ पर रहेगा भाई? per unit time within the unit wavelength around the wavelength lambda डन है जी। इंटेंसिटी भी बोलते हैं। इंटेंसिटी का फार्मूला होता है, यहाँ हीट है, हीट एनर्जी एमिट कर रहे हो तो हीट एनर्जी को क्या लिखा गया? एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एमिसिव पावर का मतलब इंटेंसिटी भी है, याद रखना भाई। और इसमें विद इन द यूनिट वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक में क्या है भाई? विद इन द यूनिट वेवलेंथ, एक वेवलेंथ के रहा। मोनोक्रोमेटिक में एक वेवलेंथ, टोटल एमिसिव पावर में और ऑल वेवलेंथ। उसमें लैम्डा से क्या हो जाएगा भाई? मल्टीप्लाई लैम्डा कट ही जाएगा, ई लैम्डा बोल देते हैं इसे। क्या बोल देते हैं इसे? ई लैम्डा, छोटा। हाँ भाई, क्या चल रहा है? मैं पता नहीं, कोई बिजनेस या कोई अटैक की पेमेंट। मतलब ये मोबाइल तो जनरली पता है किसके लिए बनाया गया? तो पहले बिजनेसमैन के लिए कि हाँ भाई उसको थोड़ी सी सहूलियत हो जाए काम में। ठीक है जी। और अब चलो पढ़ाई में भी यूज होने लग गया है ना, काफी ज्यादा। इतना ज्यादा यूज होता है कि बस 100 में से एक बंदा तो पढ़ लेता है ढंग से ऑनलाइन। वो भी बैक ज्यादा बोल गया, 100 में से एक भी। ठीक है जी। हाँ, 0.01% एवरेज है भाई। थोड़ा सा ध्यान दो, ये 2 महीने आपको भी मैं बोल रहा हूँ, 12th वालों को भी अभी बताया था कि ये 2 महीने अगर हम सीरियसली नहीं पढ़े तो वो 12th में वही जाने वाला है माइंडसेट कि हाँ भाई हो जाएगा जैसे मर्जी करके। हो तो जाएगा पर वो उतने नंबर नहीं आएंगे जितने आपको चाहिए। फिर वही देसी सा कॉलेज मिल जाएगा सराउंडिंग में। ठीक है, बाहर जाने के लिए भी नंबर अच्छे चाहिए भाई। ठीक है जी। तो बस अगर आपने पढ़ना है सीरियसली तभी बात बनेगी, मेडिकल नॉन मेडिकल। अदरवाइज तो फिर वही है भाई, अपना नर्सिंग कर लेगा भाई वो जो मेडिकल वाला बंदा है, इधर उधर से छोटे मोटे कॉलेज से। क्योंकि पीजीआई नर्सिंग तो गर्ल्स के लिए है वैसे भी नीट में, और 32 में भी एडमिशन ही होता है आसानी से। और फिर एमबीबीएस तो फिर और भी मेहनत चाहिए। जेई के लिए तो पैक वगैरह के लिए भाई थोड़ी सी जान लगा दोगे, बता आपको तरीका देंगे और मिल सकता है पैक, पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी जेई वाला। जो काम करा रहे हैं बेसिक भी आपको अच्छी तरह याद है तब भी हो जाए। ये आगे समझ आ गया? यूनिट वेवलेंथ का मतलब क्या है? लैम्डा माइनस हाफ टू लैम्डा प्लस टोटल एमिसिव पावर क्या हो जाएगी? ई लैम्डा डी लैम्डा इंटीग्रेशन टोटल। डेफिनेशन सेम है, क्या लिखेंगे? फॉर ऑल वेव, फॉर ऑल। सारी वेवलेंथ पता है। ये एवरेज इंटीग्रेशन का मतलब एवरेज भी होता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है जी? एवरेज, टोटल कर देते हैं। नेक्स्ट है जी छोटा सा टॉपिक, एमिसिविटी। इसकी यूनिट क्या होंगी जी एमिसिव पावर की? जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। जूल पर सेकंड को वाट भी बोलते हैं, वाट पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशंस निकालना चाहो तो डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। M1
L2 T-3 होती है पावर की वॉट, L-2 M1 T-3। वो तो रेशो ही था, तो ऑब्जॉर्प्टिव पावर में तो क्या हो जाएगा जी, कैंसिल ही हो जाता है। रिफ्लेक्टेंस, ऑब्जॉर्प्टेंस, ट्रांसमिटेंस की डायमेंशन भी जीरो होती है और यूनिट्स भी जीरो। लिखो जी एमिसिविटी। बस इसके बाद तीन छोटे छोटे टॉपिक हैं जी। स्टीफन्स लॉ थोड़ा सा बड़ा है, वेन्स लॉ छोटा ही है, क्रिचर्स लॉ भी छोटा ही है। और एक लास्ट में ग्राफ कराऊंगा जी, गवर्नमेंट स्कूल में लास्ट बार आ गया था, सिलेबस में लिखा नहीं हुआ, पर वो लास्ट ईयर डाल दिया, तो फिर मुझे इस साल तो कराना पड़ेगा। लास्ट ईयर कराया उन्होंने, सिलेबस में लिखा, पता नहीं लगता ना जी अब टीचर क्या डाल दीजिए। थोड़ा सा ये सिलेबस जो कटिंग हुई है उससे थोड़ा सा कई बार कंफ्यूजन सी हो रही। हाँ जी लिखो जी एमिसिविटी। इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ emissive power of practical body, emissive power of practical body to the emissive power of perfectly black body, to the emissive power of, to the emissive power of perfectly black body at same temperature। एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है, ईपी का मतलब प्रैक्टिकल बॉडी, अपॉन ईबीबी का मतलब ब्लैक बॉडी। रेशियो ऑफ emissive power of practical body to the emissive power of the perfectly black body, emissivity। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, नो डायमेंशन, नो यूनिट्स, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। वैल्यू इसकी 0 to 1 के बीच में होती है, वैल्यू इसकी 0 to 1 के बीच में होती है। पॉलिश्ड कॉपर की 0.018, पॉलिश्ड एल्यूमिनियम 0.05, लैंप ब्लैक 0.95। नियरेस्ट अप्रोच है ब्लैक बॉडी के लिए। ब्लैक बॉडी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए एमिसिविटी क्या होता है जी, 1। परफेक्टली ब्लैक बॉडी जो आइडियल केस होगा, तो अभी तक कोई है नहीं आइडियल, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी क्रिचक्स लॉ। छोटे छोटे लॉ हैं जी तीन, क्रिचक्स लॉ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ और वीन्स लॉ। देखो जी, इट स्टेट्स दैट, क्रिचक्स लॉ, it states that at a given temperature, ratio of, at a given temperature, at a given temperature, ratio of emissive power
to the absorptive power, ratio of emissive power to the absorptive power corresponding to certain wavelength, is constant for all bodies, and this constant is equal to emissive power of perfect black body at the same temperature and same wavelength. कोई भी बॉडी है ई लैम्डा बाय ए लैम्डा प्रैक्टिकल बॉडी का इज इक्वल टू ई लैम्डा ब्लैक बॉडी बाय ए लैम्डा ब्लैक बॉडी कांस्टेंट है जी। तो यही बोला रेशियो ऑफ एमिसिव पावर टू द अब्सॉर्प्टिव पावर इज इक्वल टू कांस्टेंट। किसके इक्वल कह रहा है जी? एमिसिव पावर ऑफ द परफेक्टली ब्लैक बॉडी। कैसे होगा जी? रेशियो अगर बराबर है, कांस्टेंट है, तो ये प्रैक्टिकल बॉडी की ब्लैक बॉडी के बराबर रहेगी रेशियो। ए लैम्डा ब्लैक बॉडी क्या होता है जी? 1। अभी बताया था ब्लैक बॉडी की अब्सॉर्प्टिव पावर क्या रहती है जी? 1। ये अगर 1 हो गया तो ई लैम्डा पी बाय ए लैम्डा पी इज इक्वल टू ई लैम्डा ब्लैक बॉडी आ गया जी। पी का मतलब है प्रैक्टिकल बॉडी, बी का मतलब है ब्लैक बॉडी, याद रखो। समझ आ गया? for a given temperature ई लैम्डा ब्लैक बॉडी क्या होता है भाई? कांस्टेंट। तो ई लैम्डा प्रैक्टिकल बॉडी बाय ए लैम्डा प्रैक्टिकल क्या हो जाएगा जी? कांस्टेंट। यही प्रूव करना। ई लैम्डा बाय ए लैम्डा पी क्या है जी? कांस्टेंट। यहां से आगे एक और स्टेटमेंट आ जाती है, अगर ये कांस्टेंट है तो एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब्सॉर्प्टिव पावर। डन है जी? ई लैम्डा पी बाय ए लैम्डा पी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो वहां से क्या लिख सकता हूं भाई? एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अब्सॉर्प्टिव पावर। तो समझने वाली बात है, अपने में भी लागू होता है। जो ऑब्जॉर्व अच्छी तरह करेगा, मतलब जो समझेगा, पढ़ेगा, मतलब ऑब्जॉर्व करेगा, वो अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, अमिट करेगा। वो क्या करेगा भाई? अमिट। जो अच्छे से ऑब्जॉर्व करेगा वो अच्छे से अमिट करेगा।
मतलब जिसने ज्ञान अर्जित करा, कुछ समझा, वो आगे जाके उसको क्या करेगा भाई? बांटेगा भाई, अमिट करेगा। ठीक है जी, डन है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या आ गई जी? फॉर अ गिवन टेम्परेचर एंड वेवलेंथ emissive power is directly proportional to absorptive power for a given temperature and wavelength. For a given temperature and wavelength, Kirchhoff's law की simple definition. For a given temperature and wavelength, emissive power is directly proportional to absorptive power. ये भी लिख सकते हैं। एप्लीकेशन रीड करनी है। नेक्स्ट है जी हमारा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। बस इसके बाद वेन्स लॉ है जी। टारगेट वैसे 3 बजे तक का रखा हुआ था, जैसे हमने मैसेज में, हो ही जाएगा हमारा। दो छोटे छोटे लॉ है जी ये, और वो ग्राफ है, 3 टॉपिक है। ग्राफ को थोड़ा सा बना दूंगा, बुक से पॉइंट आप लिखते रहना, समझा दूंगा ग्राफ की बस। ठीक है जी। स्टीफन लॉ 2 बॉडीज के लिए करेंगे, एक ब्लैक बॉडी के लिए, एक प्रैक्टिकल बॉडी। इधर हम लिखेंगे जी ब्लैक बॉडी का, उधर क्या लिखा जाएगा जी? प्रैक्टिकल बॉडी। पहले तो डेफिनेशन लिखो जी। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, it states that emissive power of perfectly black body, it states that Stephen Boltzmann law में लिखना जी, it states that emissive power of perfectly black body is directly proportional to fourth power of absolute temperature, is directly proportional to fourth power of the absolute temperature, fourth power of the absolute temperature of its surface, of its surface। emissive पावर का मतलब क्या है? ई हमने लिखा जी, पीछे लिखा था। emissive पावर होती क्या है? एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट, यही है जी emissive पावर। बुक वाली डेफिनेशन में यही लिखा हुआ जी, एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मैंने सिंपल लिख दिया जी, emissive पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। दोनों से सही सही है। ठीक है जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके दिया हुआ जी? फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर इज इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 2, सिग्मा टी की पावर। ये ब्लैक बॉडी के लिए चल रहा है। टी नॉट क्या है जी? सराउंडिंग का टेम्परेचर। टी नॉट क्या है जी? सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो जितना एमिट करेगा उतना अब्सॉर्ब भी तो करेगा, अब्सॉर्ब करेगा तो माइनस हो जाएगा भाई, emissive पावर तो कम हो जाएगी। देखो जी, हमने बोला ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। कमीशन और अब्जॉर्प्शन क्या है भाई? कॉन्टिन्यूस होगी। ठीक है जी। अगर बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो मिशन ज्यादा है, पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो नेगेटिव में आएगा, मतलब अमिट नहीं हो रहा। अब क्या हो रहा है? समझ आई बात जी की नहीं? बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो भाई अमिट, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज्यादा है तो अब्सॉर्ब। नेगेटिव का मतलब अब्सॉर्ब, तो सिग्मा कॉमन आ जाएगा, T4 माइनस T0। कई बार क्या कहता है जी, हीट करंट का फार्मूला निकाल दीजिए। यहां से किसका फार्मूला क्या रहता है जी निकालने के लिए? Q बाई टी ई इंटू ए भी हो जाएगा। हीट करंट यही है, ई की वैल्यू
अगर सराउंडिंग नहीं है तो सिग्मा ए T4, सराउंडिंग है तो सिग्मा ए T4 माइनस T1। ये ब्लैक बॉडी। अब आ जाओ जी प्रैक्टिकल बॉडी, देख लो सारा। बस फिर तो वेन्स लॉ छोटा सा है जी। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आपने प्रूव करके लाना है स्टीफंस लॉ से। आता है तो डिराइव करना उसी से आता है जो पहले कराया था। ठीक है जी, यहां से डिराइव करना नहीं आता। बस इसके बाद लास्ट टॉपिक है वेन्स लॉ, फिर एक ग्राफ बनाएंगे जी, बस फिर छुट्टी। ये है कि हम स्टार्ट भी थोड़ा 15-20 मिनट लेट स्टार्ट कर रहा था, अगर 1 बजे स्टार्ट करते तो अब तक खत्म हो जाए। प्रैक्टिकल बॉडी, प्रैक्टिकल बॉडी में क्या आएगा, हम इसी बीटी का फार्मूला क्या था, ई प्रैक्टिकल बाय ई ब्लैक। ई प्रैक्टिकल क्या होगा, एप्सिलॉन इनटू ई ब्लैक। ई ब्लैक क्या है जी, सिग्मा T4 है। सिंपल फार्मूला क्या है जी, एप्सिलॉन सिग्मा T4। सराउंडिंग के साथ आता तो क्या होता, एप्सिलॉन सिग्मा T4 माइनस, बस जितने फार्मूले यहाँ हैं उसको एप्सिलॉन से क्या कर दो भाई, मल्टीप्लाई। जितने फार्मूले यहाँ हैं उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन। एच क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन सिग्मा ए T4, सराउंडिंग नहीं है तो, सराउंडिंग है तो सिग्मा एप्सिलॉन ए T4 माइनस T0। डन है जी, कोई डाउट? नो। हाँ जी डन है। रिटर्न टॉपिक जो करना है हमने वेन्स लॉ, लास्ट टॉपिक है जी, छोटा सा डेफिनेशन है, पेज नंबर 11.42। फिर बस उससे अगले पेज पे डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी इन द ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, वो ग्राफ आ गया था लास्ट बार 3 नंबर का, गवर्नमेंट स्कूल। चैप्टर खत्म है जी आज आपका। कोशिश तो रहेगी कि 3 लेक्चर में नेक्स्ट संडे तक लगभग KTG मतलब ट्यूसडे तक खत्म कर दूं, ताकि थर्मो भी जाने से पहले थर्सडे को मेन 2 डेरिवेशन है थर्मो की, वर्क डन इन आइसोथर्मल और एडियाबैटिक, बस वही है। आपको शायद केमिस्ट्री में भी कराई होंगी। इंजन वगैरह सारा सिलेबस से कट गया, अब चैप्टर छोटा सा है थर्मोडायनेमिक्स तो बिल्कुल ही। हाँ जी नेक्स्ट आ जाओ बेंच। अब ये जो अमिसिव पावर है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मैक्सिमम होती है, अमिसिव पावर मैक्सिमम होती है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ। कोई भी स्टार है, कोई भी जो एमिट कर रहे हैं, वेवलेंथ एमिट करते हैं अमिसिव पावर लैम्डा एम, जो वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू विच emissive power is maximum is inversely proportional to temperature of the body। जो emit wavelength corresponding to which emissive power क्या है जी, maximum is inversely proportional to temperature of the body। यही वेन्स, सिंपल सा लिख लो। the wavelength lambda m corresponding to which wavelength lambda m corresponding to which the energy emitted by a black body, energy emitted by a black body is maximum is inversely proportional to its absolute temperature।
is inversely proportional to its absolute temperature। हाँ जी, एक बस पॉइंट रह गया पीछे, सिग्मा की वैल्यू लिखनी भूल गया। सिग्मा होता है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, पीछे वाले में सिग्मा की वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 की पावर -8, 5.67 इंटू 10 की पावर -8 जूल पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4। ये सिग्मा यूडीएम में भी पढ़ाया मैंने इसको, डायमेंशन इसकी वाट पर मीटर स्क्वायर K-4। इंटेंसिटी की अभी डायमेंशन निकाली थी M1 T-3, टेम्परेचर के लिए θ-2। इसकी तो अभी डायमेंशन निकाली थी मैंने, ठीक है जी। स्टीफन्स लॉ में लिख लो जी। अब आ जाओ जी वेन्स लॉ में, लैम्डा एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, बी बाई टी हो जाएगा। बी क्या है? वेन्स वेन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू है 2.9 इंटू 10 की पावर -3 मीटर इंटू केल्विन। इसके बारे में इलिस्ट्रेशन रीड करनी है। इंपॉर्टेंस इसकी क्या है? ये स्टार्स के प्लैनेट मेजर, स्टार्स के टेम्परेचर मेजर कर देते, जो उसकी वेवलेंथ आती है जिसपे मैक्सिमम उसकी पावर आ रही है अर्थ पे, जो वेवलेंथ उसकी आती है स्टार की यहाँ पर आ जाती है जिसपे मैक्सिमम इसकी पावर नजर आती है हमें, ठीक है जी। उससे हम उसका टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है जी। ग्राफ फिर नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, ज्यादा हो जाएगा कि करा दूं है, ज्यादा हो गया वैसे आज, ठीक है जी। ग्राफ नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।